सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम केन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और इस एनालिसिस में मैं उसका क्वालिटेटिव यानी कि उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी से रिलेटेड एनालिसिस करूंगा और क्वांटिटेटिव यानी कि उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड एनालिसिस करूंगा। ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। इसमें किसी भी तरह की मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए भी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले किन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है, इसका कौन कॉल एनालिसिस है ये। तो क्वांटिटेटिव इनिशिएटिव क्या लिया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट आउटलुक इन इंडियाज लीडिंग ईएसडीएम प्लेयर है ये एक, यानी ईएसडीएम प्लेयर बन चुका है ये एक। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ईएसडीएम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आ गया है ये। पहले किस में था ये, पहले किसी और उस फील्ड में था जिसमें ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस में था। ईएमएस से या ईएसडीएम में चला गया है ये जो कंपनी है। ईएमएस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से कहां चला गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में चला गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हम आगे की इसकी स्लाइड्स की ओर, जिसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम एग्जीक्यूटिव समरी है, मैनेजमेंट कमेंट्रीज, लीडरशिप है, फ्यूचर आउटलुक है, मैक्रोज है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, और H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 परफॉर्म। H1 मींस हाफ ईयरली, मतलब जनवरी से लेकर जून तक की परफॉर्मेंस क्या है। और Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब होता है अप्रैल मई जून, तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल से शुरू होता है ना फाइनेंशियल ईयर। जून जुलाई अगस्त का जो मतलब एनालिसिस है, जो उनके फाइनेंशियल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्क और कंसर्न्स हो गया, ग्रोथ ड्राइवर्स हो गया, सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स हो गया, मार्जिन क्वालिटी हो गया, कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और वैल्यूएशन चेक हो गया, इन्वेस्टमेंट आउटलुक और रेटिंग्स वगैरह, इसमें ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर इस एग्जीक्यूटिव समरी की ओर आए तो एग्जीक्यूटिव समरी में देखो क्या दिया है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो मुझे लगी है ना, वो क्या है कि भाई ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ये जो लाइन है, ये क्या थी, कंपनी सबसे पहले जो ईएमएस के फील्ड में थी, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के फील्ड में थी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के फील्ड में थी। फिर ये अपने आप को कहां इंटीग्रेट कर देती है, ईएसडीएम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में लेके जा रही है। वहां पे ये अपना स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन कर रही है ओसेट में। ओसेट का मतलब क्या होता है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ओसेट का मतलब होता है एचडीआई पीसीबी में। एचडीआई मतलब हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट, और पीसीबी का सेंस होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के अंदर और स्मार्ट मीटर्स के अंदर। ये जो एचडीआई पीसीबी कहाँ, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या दिया हुआ है इसमें कि जो रेवेन्यू है इन्होंने Q2 में कितना किया, यानी जून जुलाई अगस्त तीनों को मिलाकर जो Q2 बनता है उसमें कितना किया, 572 करोड़ का किया, और 59% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी। Q2 में इबिट्टा कितने का किया, 82 करोड़ का किया, और 68% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 14.4% के मार्जिन के साथ में बहुत जबरदस्त ग्रोथ किया है इन्होंने। और Q2 में पैट इनका कितना है, 60 करोड़ का, 86% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और 10.5% का मार्जिन है, वो भी बहुत जबरदस्त है। ऑर्डर बुक इनकी 5,423 करोड़ की है, और जो 7.26% का ग्रोथ के साथ में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फाइनेंशियल ईयर 2025 गाइडेंस 3,000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने करना है विद इबिट्टा, और 50 अबव टू 50% के साथ में, 15% के साथ में, 15% के से ज्यादा के इबिट्टे के साथ में उन्होंने 3,000 करोड़ का करना है, जो उनकी गाइडेंस है 2025 के लिए, जब इनका कंप्लीट हो जाएगी गाइडेंस है जो उनकी। लॉन्ग टर्म टारगेट इनका 2 बिलियन का है, जहां ये कहां कब तक अचीव करेंगे, फाइनेंशियल 2030 तक ये अचीव करेंगे इसे। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही थी कि इन्होंने अपने आप को ईएमएस से ईएसडीएम प्लेयर बन गए हैं ये, और ये स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओसेट में, एचडीआई पीसीबी में, और स्मार्ट मीटर्स वगैरह के अंदर। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो इनकी जो की लीडरशिप स्टेटमेंट्स हैं उसके में देख लेते हैं कि क्या कहा है सीईओ जो रमेश कन्नन जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वी आर
strong confident in achieving 3000 crore revenue in the milestone of 2025 backed with the clear visibility की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है 3000 करोड़ का जो उन्होंने रेवेन्यू अचीव किया है। सीएफओ जयराम संपत जी क्या कहते हैं इसमें? सीएफओ जयराम संपत जी कहते हैं कि गाइडेड ऑपरेशनल इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन बियॉन्ड 15% इन द 2025, यानी 2025 में हम एवरेज 15% से ऊपर का इबिटा मार्जिन लेके आने वाले हैं, जो रीइंफोर्स मार्जिन डिसिप्लिन, जो मार्जिन डिसिप्लिन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है काइंस का, और क्या है टोन एंड कॉन्फिडेंट असेसमेंट क्या है इनका? हाई कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट डिलीवर्ड क्वांटिटेटिव गाइडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक अक्रॉस वर्टिकल्स। सबसे बड़ी जो चीज होती है कॉन कॉल्स के अंदर कि भाई अगर कंपनी क्वांटिटेटिव गाइडेंस दे रही है ना, दैट मीन कि कुछ दम है कंपनी के अंदर, यानी उसका मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। अगर वो क्वांटिटिव बातें नहीं कर रही ना, खाली हवाई बातें कर रही है, तो वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने सब कुछ क्वांटिटेटिव दिया है कि हम कितना इबिटा मार्जिन करेंगे, कितना क्या करेंगे। उसके बाद में क्या है एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस क्या है इनका? ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। प्योर ईएमएस पहले कंपनी थे ये, अब कहां इंटीग्रेटेड कर लिया इन्होंने, ईएसडीएम प्लेयर बन गए हैं ये। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है एक्सपेंडिंग ओडीएम। ओडीएम का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं उसमें। कवच रेल सिग्नलिंग और स्मार्ट मीटर्स में। ये तो कवर रेल सिग्नलिंग क्या है कि मान लो दो ट्रेनें हैं और दोनों एक ही पटरी पर अगर आ रही हैं एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से टकरा नहीं पाएंगे अगर कवच सिस्टम रहेगा। दोनों एक दूसरे को पहले ही काफी किलोमीटर्स पहले से ही एक सिग्नल भेज देंगी, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए ये कवच सिस्टम भी डिफाइन कर रही है, और स्मार्ट मीटर्स वगैरह होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन ओसेट एंड एचडीआई जो मैंने आपको बताया ही था, उसके साथ में इन्होंने ओसेट मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट का भी काम कर रहे हैं ये। एचडीआई पीसीबी मतलब एचडीआई हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट, और पीसीबी इनिशिएटिव मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनिशिएटिव्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। देखो इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप क्वालिटेटिव मैनेजमेंट क्वालिटी, मतलब लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिटी देख लो, तो खाली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के बैठ जाते हैं। लेकिन यार मैनेजमेंट क्वालिटी का मतलब होता है उनका जो सीईओ है, सीएफओ है, और जो उनके फ्यूचर प्लान्स है, वो क्या उनकी स्ट्रेटेजी है आगे बढ़ने के लिए, उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें आपको कॉन कॉल्स के अंदर मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको इधर उधर नहीं मिलती हैं। तो उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप कन्विंस्ड हो पाओगे, कन्विक्शन के साथ में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो फ्यूचर आउटलुक है उसमें क्या कह रहे हैं? फ्यूचर आउटलुक में देखो फाइनेंशियल ईयर 25 तक इनका कितना है, एक मिनट रुक जाओ। इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक कितना है इबिटा मार्जिन, ये 15% तक का लेके आने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में, और रेवेन्यू 3000 करोड़ तक का। उसके बाद 26 में कितना तक 16.5% का इबिटा लेके आने वाले हैं। रेवेन्यू उनका कहां तक जाएगा? 4,500 करोड़ तक का। ये इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है। फ्यूचर आउटलुक क्या देख रहे हैं? 2028 तक इबिटा मार्जिन 17.5% का लेके जाएंगे, और रेवेन्यू 7500 करोड़ का लेके जाएंगे, और 2030 तक ये 15,000 करोड़ की कंपनी तक बन जाएंगे, और इबिटा मार्जिन 18% के साथ लैंड करेंगे। ये बता रहे हैं, ये इनका फ्यूचर प्लान्स है। तो ये 30 का, ये 2028 का प्लान है 7500 करोड़, और 26 का प्लान 4500 करोड़, और उसके बाद में 25 का 3000 करोड़। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में क्या, रेवेन्यू 3000 करोड़ का ये कर लेंगे 2722 करोड़ के अगेंस्ट। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू कितना है? 1 बिलियन का 2028 तक करेंगे, 2 बिलियन का ये लगभग फाइनेंशियल ईयर 2030 तक करेंगे। उसके बाद में एक्सपोर्ट मिक्स में 20% का एक्सपोर्ट 2026 तक ले जाएंगे, जो करंट में 8 से 10% का चल रहा है। इबिटा मार्जिन इनका 15% से ऊपर तक का जाएगा 2025 में, जो लगभग Q2 में 14.4% का है। वर्किंग कैपिटल डेज 70 to 75 तक 2025 एंड तक ले आएंगे, लेकिन करंट में इनके 108 दिन का इनका वर्किंग कैपिटल डेज चल रहे हैं, जो थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है। ठीक है जी, क्योंकि अभी करंट में चल रहे हैं 108, तो 72 से 75 तक ले आएंगे। करंट में 15% तक का ले आएंगे 2025 तक पूरे ओवरऑल ईयर में, जो 14% का Q2 में चल रहा है अभी। अब हम आगे चलते हैं, तो इंडस्ट्री मैक्रो ट्रेंड्स की ओर अगर चलते हैं, तो उसमें क्या है
कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 3.4 ट्रिलियन की हो जाएंगे ये, और 26 तक 4.4 ट्रिलियन का हो जाएंगे। जो इंडस्ट्री है इतनी बड़ी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 30% के कैगर के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है, रीचिंग मार्केट साइज ऑफ 9 ट्रिलियन बाय 2028 तक ये इंडस्ट्री 9 ट्रिलियन की हो जाएगी। जो पॉलिसी टेलविंड्स है उसमें गवर्नमेंट ड्रिवन इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशन है और लोकलाइजेशन पॉलिसीज है वो भी एक सब्सटेंशियल डिमांड और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मतलब सपोर्ट कर रही है। यानी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की इस तरह की है जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और एक चाइना वन पॉलिसी है जो कि वो भी इनको काफी तरह से सपोर्ट कर रही है, जिसमें ये चाइना वन पॉलिसी क्या है, चाइना वन पॉलिसी ये है कि हम बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीजों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब इंडिया क्या सोच रहा है कि उन सारी चीजों को चाइना के अलावा और ग्लोबली कहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो चाइना वन पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें हैं इस चीज के अंदर की इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। तो इंडस्ट्री यही है 2028 तक 9 ट्रिलियन की हो जाएगी, 30% के कैगर के साथ में ये बढ़ रही है। ठीक है जी, 2023 से 28 तक का इनका 30% का कैगर है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर, जिसमें हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे क्या है। देखो काइंस टेक्नोलॉजीज के सबसे बड़े एक तो 46,807 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 56% का रेवेन्यू कैगर है इसका, और इबिट्टा मार्जिन 14.4% के हैं। डाइवर्सिफाइड है पूरी तरह से बिजनेस, ईएमएस में भी है, ओसेट में भी है और स्मार्ट मीटर्स में भी डील कर रही है। जबकि सिरमा सीजीएस एसजीएस कितना 40 to 50% का इसका रेवेन्यू कैगर है, 12 से 14% का इसका इबिटा मार्जिन हो, जो आरएफआईडी और टेलीकॉम ईएमएस में ये डील करती है। डिक्सन टेक जो है कंपनी वो 25 से 30% का कैगर के साथ में रेवेन्यू कैगर के साथ में है, और इबिटा मार्जिन उसके 8 से 10% के हैं, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डील करती है। यानी कि भाई इन दोनों जो कंपटीटर्स हैं उनसे तो अच्छी कंपनी है काइंस जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसका जो बिजनेस है पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। यहां ये आप देख सकते हो, लेकिन इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है इतना ज्यादा। उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव एजेस क्या है, देखो कॉम्पिटिटिव एजेस में एक तो इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स, सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फोकसिंग ऑन द हाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाई वैल्यू सेगमेंट अक्रॉस एरोस्पेस में, डिफेंस में, इसमें मेडिकल में, इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स वगैरह में ज्यादा मार्जिन्स होता है। ये ओडीएम ड्रिवन प्राइसिंग पावर भी है इनके पास में, ओडीएम वगैरह में भी ये डील कर रही है। ओडीएम मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, इसमें कवच सिग्नलिंग मैंने आपको बताया था, स्मार्ट मीटर्स वगैरह में भी। इंटीग्रेटेड ईएसडीएम मॉडल में भी ये डील कर रही है, तो उसका भी इनको फायदा मिलेगा, चाहे वो सेट है, एचडीआई पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग है, क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम्स है, तो उसमें भी ये अच्छा कर रही है। उसके बाद में क्या है, अगर हम अगली स्लाइड्स की ओर चले तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 का इनके जो रिजल्ट आए हैं 572 करोड़ का, 59% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी, बहुत ही जबरदस्त है। इबिट्टा जो है इनका 82 करोड़ का है, जो 68% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 14.4% के मार्जिन है, जो बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। पैट इनका 60 करोड़ का है, और पैट में भी ग्रोथ 86% की है ईयर ऑन ईयर। ऑर्डर बुक 5,423 करोड़ की है, उसमें भी 7.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, जो इसे एक अच्छी कंपनी बनाते हैं। देखो ये सारी चीजें बताने का मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीजें बताने का मेरा एक ही पर्पस है कि आपका कन्विक्शन एनहांस हो पाए, आप कन्विंस होकर कोई डिसीजन ले पाए, ऐसे ही हवाई कोई वो ना कर पाए, मतलब डिसीजन ना ले पाए। मतलब आपका कन्विक्शन बहुत हाई होगा तो आप जो शेयर के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बने रहेंगे काफी लंबे समय तक। उसके बाद अगली स्लाइड में चले तो H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेंस होता है हाफ ईयरली उसका, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक की परफॉर्मेंस क्या है। तो उसमें रेवेन्यू इन्होंने 1,076 करोड़ का किया, 64% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इबिट्टा इन्होंने 149 करोड़ का किया, 67% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और जो ऑर्डर बुक है इनकी
5,423 करोड़ की है, जो कि 7.6% की क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। अब अगर हम अगली स्लाइड्स की ओर चले, वो इनका प्रोडक्ट मिक्स और पोर्टफोलियो क्या है इनका, जो इंडस्ट्रियल ईवी से है वो लगभग इनका कितना है, 40% का आता है, रेलवे से 15% का है, एरोस्पेस से 8% का है, अदर्स से 2% का है, और जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है उससे 35% का है लगभग। तो ये सारी चीजें हैं इनके अंदर। उसके बाद में क्या है कि जो ग्रो ड्राइवर्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं वो क्या है भाई, ओसेट के थ्रू ये कमाएंगे। ठीक है, ओसेट के थ्रू क्या है इनका, ओसेट के थ्रू ये है कि ये 3,300 का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 70% गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो उसके थ्रू बहुत अच्छा करेंगे। ओसेट मैंने पहले आपको बता ही दिया था। HDIPCB के थ्रू भी 5,000 करोड़ का MOU इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में किया है। स्मार्ट मीटिंग जो मीटर्स है उसमें भी इन्होंने तेलंगाना में फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेटेड विद द प्रोडक्शन अंडरवे। ठीक है जी, ग्लोबल प्रेजेंस में भी ये अपने आप को लेके जा रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनटू द इंटरनेशनल मार्केट विद की एक्विजिशंस विद ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कनाडा एंड डिजीकॉम कैलिफोर्निया USA के साथ में इन्होंने एक्विजिशन किया है इन नॉर्थ अमेरिका मार्केट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड न्यू कस्टमर सेगमेंट में। ODM कैपेबिलिटीज भी हैं इनकी, जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में भी हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में ये कवच रेल सिस्टम्स वगैरह में भी डील कर रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर्स वगैरह का है। तो वो सारी चीजें भी हैं इसके साथ में। उसके बाद में रिस्क और कंसर्न्स की बात की तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन्स, मतलब यार वर्किंग कैपिटल जैसे इनके 108 डेज के थे, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हुए होते हैं ना तो कहीं ना कहीं पे कैश फ्लो में दिक्कत आ जाती है। पर कंपनी ने कहा है कि हम 108 से, जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो 80 टू 90 डेज का है, इनके 108 हो रखे हैं, लेकिन कंपनी ने कहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम इसको 72 टू 80 पर ले आएंगे। कस्टमर कंसेंट्रेशन जो है, लिमिटेड डिस्क्लोजर ऑन द क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन रेज कंसर्न्स। क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है इनका, थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा है रिस्क। एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं, जो शुरुआती तौर पे हमेशा एग्जीक्यूशन रिस्क होता ही है, जैसा ओसेट है, HDIPCB है, स्मार्ट मीटर्स वगैरह, और स्मार्ट मीटर रेजिस्टेंस भी है, स्टेट लेवल डिलेज हैं स्मार्ट मीटर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो बहुत ही स्लो एडॉप्शन रेट है ऑर्डर फ्लो में, तो वो सारी चीजें भी हैं। अब अगर हम आगे की ओर चलें तो सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स में क्या हो सकता है। सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स में देखो, काइंसटेक्स का जो कैगर है 2022 से 25 तक का 56% का कैगर है इनका। उसके मुकाबले जो शर्मा SGS का है 45% का है, जो इनके पीयर कंपनीज है। डिक्सन का कितना है, 27% का है, और इंडस्ट्रियल एवरेज कितना है, 30% का है लगभग जो कैकर है। तो सारी कंपनीज में जितनी भी इनकी पीयर कंपनीज है उनमें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये जो कंपनी है। अब अगर हम आगे की ओर चले तो मार्जिन क्वालिटी, ऑपरेशनल लिवरेज वगैरह में ऑपरेशन मार्जिन्स जो है इनके 13% से 14.4% हुआ। क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। पैट ग्रोथ भी 86% की है, 59% का रेवेन्यू ग्रोथ भी है। रेवेन्यू ग्रोथ के अगेंस्ट और कॉस्ट इफिशिएंसी भी, प्रोक्यूरमेंट सेल बेनिफिट्स वगैरह में भी है। तो कुल मिला के ये बढ़ ही रहे हैं। इनके पैट मार्जिन 10.5 के हैं, पहले 9.6 के थे क्वार्टर फर्स्ट में। क्वार्टर सेकंड में कितने के हो गए हैं, 10.5 के। ऐसे ही इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो 13.5 का था, जो कि 14.4 का हुआ है। तो ये सारी चीजें भी हैं जो देखने वाली हैं इनमें। उसके बाद में क्या है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड अगर देखें तो भाई उसमें भी ROC 17.8% का, ROE 18.6% का, रिटर्न मैट्रिक्स वगैरह जो इनका H1 मतलब हाफ ईयरली जो है इनका एवरेज है, वो सारा दिखाया गया है इसमें। एक्सपेंशन केपेक्स भाई 8,300 करोड़ का ये करने वाले हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इनकी कैपेसिटी इफिशिएंसी जो है सब्सिडी लेड केपेक्स मॉडल पे है। ठीक है जी, सब्सिडी वगैरह भी इन्हें मिल ही रही है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं पे इस जो PLI स्कीम वगैरह है वो इस सेगमेंट में भी है। और ये जो लिवरेज कर रहे हैं अभी, इनका जैसा 108 डेज का इनका वर्किंग कैपिटल डेज चले, तो ये 72 से 75 तक फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक लाने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है,
मोमेंटम अगर गाइडेंस देखें तो गाइडेंस क्रेडिबिलिटी भाई बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रही है और उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान भी बहुत ही जबरदस्त है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं। ठीक है जी। रिस्क मैट्रिक्स में वही वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस है, कस्टमर सेंट्रिसिटी एक ही तरह का कस्टमर है, एग्जीक्यूशन रिस्क है क्योंकि मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते शुरुआत में, लेकिन इन्होंने इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया, इसके रेमैको नाम के ये भी एक स्मार्ट मीटर्स वगैरह ही होते हैं, 6,500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो ये इन्होंने अभी तेलंगाना में फर्स्ट फेज में पूरी तरह से लगा दिए हाथ, अंडर वे। फिर आगे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कैपेबिलिटी विद द गवर्नमेंट सपोर्ट की मदद से। आगे देखें तो वैल्यूएशन चेक में प्राइस टू अर्निंग रेशो जो इनका है काफ़ी इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक प्रीमियम लेवल पर इस समय चल रहा है ये जो स्टॉक है ना। तो इसमें भी बड़ा अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग इसका काफ़ी प्रीमियम है। और एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू भी ये भी सपोर्टेड टू द काइंस एज ए पीयर, ये भी इनको प्रीमियम स्टॉक बनाता है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हुआ है क्योंकि इनके पास में प्रोजेक्ट बहुत है ना, इंटीग्रेट कर लिया उस सेट में, HDI PCB वगैरह इन सारी चीज़ों में, तो इस वजह से ये प्रीमियम उसमें मिल रहा है। PB भी इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू भी है वो भी प्रीमियम है पूरी तरह से, बिकॉज ऑफ की 17.6% की इनकी हाफ ईयरली ग्रोथ है, जो ROCE है ना 10.7% जस्टिफाई वैल्यूएशन प्रीमियम्स और द सेक्टर एवरेजेस, ROE भी 10.7 का है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटलुक देखें, बियर बेस और बुल केस सिनेरियो देखें तो इसमें सबसे पहले बुल के केस सिनेरियोस में 9,000 से 10,500 तक ये जा सकता है अगर ओसेट HDI और कमीशनिंग वाला काम इसका हो जाए और फुल स्मार्ट मीटर रैंप अप हो जाए पूरी तरह से। EBITDA मार्जिन का 16 से 17% हो जाएगा बुल केस सिनेरियो में। बेस केस में क्या होगा, 7200 से 8,200 तक जा सकता है, 45 से 50% का रेवेन्यू अगर कैगर रहे इसका, और स्टेबल 15 to 16% के मार्जिन रहे, और जो वर्किंग कैपिटल डेज है 75 to 80 पे आ जाए। अगर बियर के सिनेरियोज में 5,500 से 6,500 करोड़ का है प्राइस रेंज। स्मार्ट मीटर्स रिलीज हो जाए अगर, और वर्किंग कैपिटल अगर स्ट्रेन हो जाए और ज़्यादा बेकार हो जाए, तो वहाँ पर ये बियर केस सिनेरियो बन सकता है। तो वहाँ पर इसके 20% चांसेस हैं, बेस केस में 45% और बुल केस में 35% के इसके चांसेस हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स वगैरह है, रिकमेंडेशन जो है इनकी स्ट्रॉन्ग बाय की वजह से दी हुई है, पर मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। टारगेट प्राइस 8,200 का बेस केस है इसका, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2 से 3 इयर्स का है, अपसाइड पोटेंशियल 15 to 20% का अभी है इसके अंदर। जैसे आपको पता ही है कि इनकी की इन्वेस्टमेंट जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, और ESDM जो है विद अ मल्टीपल सेक्टर एक्सपोजर अक्रॉस इंडस्ट्रियल, EV है, ऑटोमोटिव है, रेलवेज है, एरोस्पेस वगैरह में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्रेडिबिलिटी विद हायर गाइडेंस एक्यूरेसी एंड हाई मार्जिन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विद OSAT HDI PCB, स्मार्ट मीटर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट बैक सब्सिडी विद द केपेक्स इफिशिएंसी एंड एनहांसिंग द रिटर्न प्रोफाइल। इंडस्ट्रियल लीडिंग मार्जिन प्रोफाइल विद 14.4% EBITDA विद ग्रोथ मैट्रिक्स ऑफ 8% के 3 ईयर कैगर है इनका, रेवेन्यू का कैगर है। तो इसके हिसाब से ये देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन में यही है कि भाई कंपनी तो ठीक ठाक है, 2-3 ईयर्स का इसका दिया हुआ है टारगेट, इसका 8,200 करोड़ का बेस केस में दिया हुआ है, 15.20% का अपसाइड पोटेंशियल है इसके अंदर। तो ओवरऑल इस कंपनी अच्छी है, अच्छा कर सकती है, और अपनी कॉन कॉल्स में भी बहुत ही न्यूमेरिकल जिसे बोलते हैं ना कि नंबर वाइज इन्होंने सारे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो दिए हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर किसी स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।
सो थैंक यू सो मच।